नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आकस्मिक अंतर्जात बल भूकंप का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार के बल हमेशा कार्यशील रहते हैं। एक अंतर्जात बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्यरत रहते हैं और एक बहिर्जात बल जो कि पृथ्वी के धरातल पर कार्यरत रहते हैं। बहिर्जात बलों में हम समतल स्थापक शक्तियाँ का नाम ले सकते हैं और आंतरिक बलों में हम भूकंप, वलन, आपके ज्वालामुखी इस प्रकार की घटनाओं का चर्चा करते हैं। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली आंतरिक शक्तियों में भूकंप एक महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक प्रक्रिया है। आकस्मिक क्योंकि इसके हमें कोई पूर्व सूचना नहीं मिलती है और ये कभी भी कहीं पर भी घटित हो सकती है, इसलिए इसको आकस्मिक प्रक्रिया कहा जाता है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी भाग का कंपायमान होना। विश्व भर में प्रतिदिन लगभग 50 भूकंप आते हैं, किंतु इनके बारे में हमें पता तभी चलता है जब जन धन की हानि हो या भूकंप की सूचना केंद्र से ये जानकारी प्रसारित हो। अमेरिका के कोलोराडो के डेनवर स्थित भूकंप सूचना केंद्र में विश्व के किसी भी भाग में आने वाले भूकंप की जानकारी उपलब्ध रहती है। ये केंद्र 1973 से लगातार काम कर रहा है। इसमें आपके जीके का कि आपका भूकंप जो केंद्र है, सूचना केंद्र है, कहाँ है, तो कोलोराडो के डेनवर में है और ये 1973 से लगातार काम कर रहा है। कई बार जीके में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। भूकंप को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। होम्स के अनुसार भूगर्भिक शहरों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। प्रेस एवं सीवर के अनुसार भूकंप पृथ्वी सतह की तीव्र दोलायमान गति है जो अकस्मात एक भ्रंश के सहारे विकृत हुई भूकंपीय लहरों के गुजरने से उत्पन्न होती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि भूगर्भिक हलचलों के कारण भूपटल पर होने वाली कंपन या पृथ्वी का कंपायमान होना भूकंप कहलाता है। अब आता है भूकंप के कारण कि किन किन कारणों से भूकंप आते हैं। भूकंप प्राय पृथ्वी के कमजोर एवं अव्यवस्थित भूपटल के सहारे अधिक आते हैं, किंतु विगत वर्षों में स्थिर एवं दृढ़ भूखंडों पर आए भूकंपों ने इस तथ्य को भी नकार दिया है। विभिन्न भूकंप क्षेत्रों को अध्ययन तथा भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर भूकंप आने के निम्न कारण बताए जा सकते हैं। नंबर 1, प्लेट विवर्तनिकी। विवर्तनिक क्रियाएं ही भूकंप का प्रमुख कारण है। अधिकांश भूकंपीय घटनाएं विभिन्न प्लेटों के किनारों के सहारे घटित होती हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल के अनेक कठोर व दृढ़ प्लेटों से निर्मित है। प्लेटों के विपरीत दिशा में संचलन करने पर दाब मुक्ति होने एवं संरक्षी किनारों पर रूपांतर भ्रंश बनते हैं एवं भूकंप आते हैं, जो कि प्राय कम गहराई वाले होते हैं। दो प्लेटों के आमने सामने गतिशील होने पर विनाशात्मक या किनारी टकराते हैं तो इससे अधिक गहराई वाले भूकंप आते हैं। भारत में लातूर, उस्मानाबाद तथा भुज में आए भूकंप विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम थे। भुज का भयंकर भूकंप भूपृष्ठ के 15 किलोमीटर से भी कम गहराई पर भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण आया था। प्लेटों के संदर्भ में हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी विभिन्न प्लेटों के द्वारा निर्मित है, जिसको चाहे यूरेशिया है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है। नंबर 2 है ज्वालामुखी क्रिया। अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी पेटियों में आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया एवं भूकंप के आपस में गहरा संबंध है। ज्वालामुखी उद्गार के साथ प्राय भूकंप अवश्य आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब उच्च दाब वाली जलवाष्प एवं गैस भूगर्भ से बाहर आने का प्रयास करती है तो धरातल पर कंपन होता है। ऐसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया के साथ अथवा ज्वालामुखी उद्गार के बिना भी भूकंप आते रहते हैं। एटना, क्राकाटोआ, विसुवियस आदि ज्वालामुखी विस्फोटों के समय विनाशकारी भूकंप आए थे। जलवाष्प एवं गैसों की क्रियाशीलता। जब दरारों तथा अन्य किसी कारण से सतही जल पृथ्वी की गहराई में चला जाता है तो वह अत्यधिक तापमान के कारण जलवाष्प एवं गैसों में बदल जाता है। ऐसी उच्च दबाव वाली वाष्प मिश्रित गैसों की सतह की ओर आने का मार्ग ढूंढती हैं और फलस्वरूप भूपटल के नीचे धक्के लगने लगते हैं और वह भूतल पर भूकंप आते हैं। जब किसी दरार से पानी अंदर चला जाता है, वहाँ पर वो गर्मी पाकर वापस वाष्प बन जाता है तो बाहर आने के लिए धक्का लगाता है और वो भूकंप का कारण बन जाता है। 4 है भूसंतुलन की अव्यवस्था। पृथ्वी के अधिकांश भागों में भूसंतुलन संबंधी थोड़ी बहुत अव्यवस्था पाई जाती है, किंतु कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ गगनचुंबी पर्वत एवं निचले भाग गहरे सागर पास स्थित हैं। ऐसे भागों में संतुलन की अव्यवस्था सबसे अधिक पाई जाती है।
इसी कारण वहाँ पुनः संतुलन की स्थिति स्थापित करने की दिशा में भूगर्भ में आंतरिक शक्तियों द्वारा भूतल पर समतल स्थापक शक्तियों द्वारा निरंतर प्रभावी क्रियाएं होती रहती हैं। इससे कई बार भू सतह पर भूकंप आ जाते हैं। जापान में आने वाले अधिकांश भूकंप भू संतुलन की ऐसी व्यवस्था एवं परिवर्तन का ही परिणाम माने जाते हैं। तो असंतुलन भूकंप आने का चाहे समाज में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, जब संतुलन बिगड़ता है तो उसमें फिर भूकंप की स्थिति बनी रहती है। रीड का चट्टानों का लचीलापन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ऑफ डॉक्टर रीड। प्रत्येक चट्टान में थोड़ी मात्रा में धीमी गति से होने वाले खिंचाव, भिंचाव अथवा दबाव को सहन करने की क्षमता होती है। इसी आधार पर डॉक्टर रीड ने चट्टानों में प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जब चट्टानों पर क्षमता से अधिक तनाव या दबाव की स्थिति आ जाती है तो चट्टानें सहन नहीं कर पाती और टूट जाती हैं। यही नहीं, ऐसी टूटी हुई चट्टानें पुनः खिंचकर अपनी पुरानी स्थिति में आने लगती हैं। लचीलेपन के कारण से ही धीमी गति के दबाव एवं खिंचाव को चट्टानें सहन करके दबती या खिंचती रहती हैं। पर्वतों में परिवहन एवं ग्रीवा खंडों में चट्टानों का वर्ण इसी का परिणाम है। चट्टानों की इस क्रिया के साथ पुनः अपनी मूल स्थिति में सिमट जाने से वहाँ कुछ स्थान खाली हो सकता है। इसे भी पृथ्वी की सतह पर कहीं भी भूकंप आ सकते हैं। जलीय भार, कभी कभी किसी विषम धरातलीय प्रदेश में जहाँ कभी भ्रंश व तेज संपीड़न की क्रिया का प्रभाव हो, वहाँ यदि विशाल बांध का निर्माण किया जाए तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय जलभार की दशा में भूकंप भी आ सकता है। प्राकृतिक झीलें, तालाब सहज प्राकृतिक क्रिया से बनते हैं तथा वहाँ ऐसे भूकंप नहीं आते। बांध निर्माण के समय भयंकर विस्फोट, पूर्ववर्ती भ्रंश के किनारों से जल का भूगर्भ में प्रवेश, भारी मात्रा में एकत्रित जल का भार, सभी क्रियाएं एक साथ मिलकर भूकंप की स्थिति पैदा कर देती हैं। ऐसी क्रिया में भूकंप आता है और इस पर विद्वानों के मतभेद हुए। भारत में कोयना का भूकंप, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर बने बीड बांध तथा झील क्षेत्र का भूकंप, नील पर आसवान बांध बनाने के पश्चात नदी घाटी में आया भूकंप ऐसे ही सोचने को बाध्य करते हैं। कोयना में आसवान बांध के क्षेत्र में पृथ्वी के प्राचीन एवं स्थिर स्तरखंड है। वहाँ के इसके पूर्व हजारों वर्षों में भूकंप के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई नया बांध बना दिया तो वहाँ पानी का जो दबाव बढ़ता है वो वहाँ पर असंतुलन प्रकट करता है या उसमें उस क्षेत्र में पानी का रिसाव होकर अंदर चला जाता है, तो ये भूकंप का कारण बन जाता है। भूपटल पर संकुचन, अनेक विद्वानों के अनुसार विकिरण के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घट रहा है। प्रारंभ में पृथ्वी आग के गोला के समान थी, यद्यपि भूपटल शीतल हो गया किंतु आंतरिक भाग आज भी तप्त अवस्था में है तथा निरंतर ताप ह्रास के कारण उसकी ऊपरी परत संकुचित हो रही है। सिकुड़ने से शैलों में भिंचाव उत्पन्न होता है। तीव्रता से संकुचन होने पर भूकंप आते हैं। आधुनिक विद्वानों ने भूगर्भ के संकुचन पर आपत्ति करते हुए बताया कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन के कारण भूगर्भ में निरंतर ताप वृद्धि होती रहती है। तो संकुचन के कारण भी भूकंप आने का कारण बनता है। अन्य कारणों के अलावा भूस्खलन, हिमदाब, समुद्र तटीय भागों में भूभागों के टूटने, कंदराओं की छतों के ढहने आदि से भी लघु प्रभाव के भूकंप आते हैं। प्राकृतिक कारणों के अलावा आणविक विस्फोट, खनन क्षेत्रों में विस्फोट के प्रयोग से गहरे छिद्रण या मानवीय कारकों से भी स्थानीय प्रभाव वाले भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो ये विभिन्न कारण थे कि जिनके कारण पृथ्वी पर भूकंप आ सकते हैं या आते हैं। अब आता है भूकंप के प्रकार। भूकंप को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप, इन्हें बनावटी या कृत्रिम भूकंप भी कहते हैं। ऐसे भूकंप स्थानीय प्रभाव वाले हल्के धक्कों की भांति होते हैं। उत्खनन के समय भारी विस्फोट करने पर निकटवर्ती भाग कुछ क्षणों के लिए हल्का कंपन महसूस करते हैं। भूमिगत आणविक परीक्षण तथा बम विस्फोट से भी भूकंप जैसा आभास हो सकता है। दो है प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप। सामान्यतः प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप को ही भूकंप कहते हैं। विविध प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं से भूतल पर होने वाले कंपन करने लगते हैं। इस आधार पर भूकंप को चार प्रकार होते हैं। नंबर 1 है ज्वालामुखी भूकंप। जब किसी स्थल पर केंद्रीय उद्गार द्वारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय तेज गति से गैस व लावा निकलने से वहाँ भूकंप आ सकता है। इसी भांति मैग्मा या उससे संबंधित गैसें जब तेज गति से दौड़ती हुई चट्टानों पर विशेष दबाव या तनाव डालती हैं तो इसके प्रभाव से भी भूतल पर भूकंप आ सकता है। सामान्यतः ऐसे भूकंपों का प्रभाव 200 से 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहता है, किंतु क्राकाटोआ जैसे विस्फोट से उत्पन्न भूकंपों में समुद्र में उठी ज्वारीय लहरों का प्रभाव हजारों किलोमीटर की दूर तक
महसूस किया गया था। तो ये ज्वालामुखी की क्रिया, जब कहीं ज्वालामुखी फूटते हैं तो उससे भी धक्के महसूस होते हैं, कंपन महसूस होते हैं, और इसको हम ज्वालामुखी से उत्पन्न भूकंप कहते हैं। विवर्तनिक भूकंप, इन्हें संरचनात्मक भूकंप भी कहते हैं। ये भूगर्भ की विवर्तनिक हलचलों के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके प्रभाव 5 से 20 किलोमीटर के मध्य चट्टानों में संपीड़न एवं तनाव की दशाएं कार्य करती रहती हैं। चट्टानें अपने मूल स्थान पर ऊपर नीचे अथवा क्षैतिज रूप से इधर उधर होने लगती हैं। इससे भूगर्भ में भूतल में भ्रंश घाटी तथा ब्लॉक पर्वत बनते हैं। पेरू में क्वीचेस, जापान में नियोदानी आदि ऐसे ही भूकंप आ चुके हैं। पाताली भूकंप, जब भूकंप की उत्पत्ति भूगर्भ में अधिक गहराई पर हो तो उसे पातालीय भूकंप कहते हैं। सामान्यतः ऐसे भूकंप मूल 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है। ऐसे भूकंप की उत्पत्ति और विशेष शक्तियों के बारे में बहुत कम ज्ञान है। स्पेन के सियरा नेवादा क्षेत्र में आए भूकंप का उद्गम भूपटल से 630 किलोमीटर की गहराई पर था। नेक्स्ट है भूसंतुलन से संबंधित भूकंप। पृथ्वी के कमजोर भागों जैसे परिप्रशांत प्रदेश, एल्पाइन क्रम, पर्वतीय प्रदेश या भूसंतुलन अव्यवस्थित रहने से इस प्रकार के भूकंप आते रहते हैं। गुटेनबर्ग, ओल्डहम आदि ने गहराई के अनुसार भूकंपों को 3 भागों में बांटा है। उथले भूकंप, जिन भूकंपों की उत्पत्ति का आधार मूल 30 किलोमीटर की गहराई में रहता है, उन्हें उथले भूकंप कहते हैं। इससे अधिक केंद्र में कुछ किमी की परिधि में ही इससे अधिक नुकसान होता है। मध्यम गहराई वाले भूकंप, इन भूकंपों की उत्पत्ति का मूल 30 से लेकर 300 किलोमीटर के मध्य रहता है। ऐसे भूकंप सामान्यतः भूविवर्तनिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। इससे अधिक केंद्र से अधिक दूर के क्षेत्रों में, कमजोर चट्टानी क्षेत्रों में अधिक नुकसान होता है। पातालीय भूकंप, इन भूकंपों का मूल 300 से 700 किलोमीटर के बीच रहता है। ऐसे भूकंपों की उत्पत्ति के कारण अभी अज्ञात है कि इसके किस कारण से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक स्थिति के अनुसार भूकंप 2 प्रकार के होते हैं। स्तरीय भूकंप, स्थलमंडल पर आने वाले भूकंप को स्तरीय भूकंप कहते हैं। प्राय एल्पाइन पर्वतीय भागों में आने वाले ऐसे भूकंप अधिक घातक रहते हैं। सामुद्रिक भूकंप, ऐसे भूकंपों की उत्पत्ति महासागरीय क्षेत्र, अपतटीय एवं तटीय भागों के आसपास होती है। अपतटीय एवं तटीय भागों में उत्पन्न होने वाले भूकंपों का सीधा प्रभाव द्वीपों तथा तटों पर अधिक पड़ता है। अकेले जापान में ही प्रतिदिन 10 से 12 भूकंप अंकित किए जाते हैं। इसी कारण इसे भूकंपों का देश भी कहते हैं। समुद्री भागों में उत्पन्न होने वाले भूकंपों के प्रभाव से समुद्र में बहुत ऊंची 10 से लेकर 40 मीटर एवं महाविनाशकारी लहरें एक साथ कई किलोमीटर की लंबाई में चलती हैं। इनका द्वीपों एवं तटों पर प्रभाव प्रलयंकारी रहता है। ऐसी घातक लहरों को जापान में सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो समुद्रों में आने वाले भूकंप, उससे लहरें उत्पन्न होती हैं और उसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। भूकंप एवं भूकंप विज्ञान, अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी। भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर मानव का कोई वश नहीं है। अनेक क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास की ऊंची उड़ान भरने वाला मानव आज भी भूकंप एवं ज्वालामुखी के स्वयं को विवशी मानता है। फिर भी इनके आने की घटनागत तथा भूकंप तरंगों की वैज्ञानिक विधि से व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहा जाता है। मानचित्र पर भूकंप के प्रज्ञात की समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा, जैसे तापमान को मिलाने वाली रेखा होती है, इसी प्रकार इसको समभूकंप रेखा कहते हैं। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जिन यंत्रों द्वारा किया जाता है उसे भूकंप मापी या भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहा जाता है। भूगर्भ में गहराई पर जिस केंद्र पर चट्टानों में होने वाले विशेष परिवर्तन की क्रियाओं से हलचल की शुरुआत होती है उसे भूकंप का मूल जहाँ या भूकंप उत्पत्ति केंद्र या फोकस कहते हैं। यहाँ से जिस स्थान पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर लंबवत धक्का महसूस होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र, ये भूकंप अधिकेंद्र और ये भूकंप मूल जहाँ भूकंप पैदा होता है। भूकंप मूल से चारों दिशाओं में जो तरंगे फैलती हैं हुए अधिकेंद्रीय चारों ओर वृत्ताकार घेरा बनाती हैं। इससे भूकंप से होने वाली हानि का ज्ञान होता है। भूकंप का मूल अधिकेंद्र से कुछ ही किमी से सैकड़ों किलोमीटर की गहराई तक हो सकता है। भूकंप के सबसे अधिक नुकसान केंद्र से हटकर बनने वाले भारी वृत्तों में होता है। भूकंपीय तरंगे, भूकंप उत्पत्ति के केंद्र से चारों ओर चलने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगों या कंपन के प्रकार को ही भूकंप तरंगे कहते हैं। इनकी गति, प्रभाव एवं निरंतरता समान नहीं रहती। यह रुक रुक कर अनेक प्रकार से या चट्टानों का स्वरूप या घनत्व बदलने पर भी बदलकर आगे बढ़ती रहती है। अतः भूकंप तरंगे लहरें कई प्रकार से प्रभावी होती हैं। किसी भी मुख्य भूकंप उत्पत्ति केंद्र से 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, प्राथमिक या प्राइमरी वेव। ये तरंगें सबसे अधिक तेज गति से चलनी होती है। इनकी गति
8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है। ये ठोस एवं तरल दो ही प्रकार के पदार्थों में समान रूप से गतिशील रहती है। ऐसी लहरें आगे पीछे धक्का देती हैं, हुई समान गति से बढ़ती है। इन्हें संक्षेप में पी लहरों भी कहा जाता है। यही तरंगें पृथ्वी के मध्यवर्ती केंद्र कोर में प्रवेश कर पाती हैं, यद्यपि यहाँ इनकी गति कम हो जाती है। नंबर 2 है द्वितीय लहरें, सेकेंडरी वेव्स। इन तरंगों की गति जल से उठने वाली लहरों जैसी होती है। इनकी गति 5 से 60 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। तेज भूकंप के झटकों में इन लहरों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। ये लहरें पृथ्वी में काफ़ी गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं, किंतु द्रव पदार्थ में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इन्हें संक्षेप में एस तरंगें या आड़ी लहरें, ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। धरातलीय तरंगें, ये लहरें सिर्फ पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। इनकी गति 305 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। सतह पर चलने के कारण इन्हें अन्य तरंगों से अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, अतः इन्हें लंबी दूरी वाली तरंगें लॉन्ग डिस्टेंस वेव भी कहते हैं। किसी भी स्थान पर सबसे पहले पी तरंगें, उसके बाद एस तरंगें पहुंच जाती हैं। 20वीं सदी में विश्व के विभिन्न भागों में आए भूकंपों के सघन अध्ययन से पी व एस तरंगों की सहायक विशेष तरंगों का भी पता चला। इनमें से पी तरंगों या लहरों के ठीक बाद में महसूसीय धक्कों के लिए जिम्मेदार लहरों को पीजी, पी स्टार कहा गया। इसी भांति एस तरंगों या लहरों के ठीक बाद वाले लहरों को एस जी, एस स्टार कहा गया। जहाँ पीजी और एस जी तरंगें धरातल के ऊपरी सतह के निकट चलती हुई, पी स्टार और एस स्टार तरंगें भी मध्यवर्ती परत में चलती हैं। रिएक्टर पैमाना, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल प्रणाली 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने गुटेनबर्ग के साथ मिलकर विकसित की। इस मापनी पर 1 से लेकर 12 अंक तक अंक होते हैं। 1 से 4 अंक तक के भूकंप विशेष कमजोर क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं और 5 से 7 अंक तक के भूकंप सभी लोग महसूस कर सकते हैं। भय फैल जाता है। कमजोर भवनों में दरार पड़ सकती है। 7 से ऊपर के अंक के भूकंप विशेष विनाशकारी होते हैं। कुछ क्षणों में सैकड़ों भवन धराशायी हो जाते हैं। पशु, मानव, धन बहुत हानि होती है। 11 से 12 अंक के भूकंप प्रलयकारी होते हैं। इसके बाद कुछ नहीं बचता है। भूकंप की तीव्रता शैलों की परतों से मुक्त होने वाली ऊर्जा से मापी जाती है। भूकंपों की भविष्यवाणी करना एक बड़ा जोखिम का काम है। मानव को अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है, किंतु प्रयास जारी है। चीन के जीव भौतिक वैज्ञानिकों ने पशुओं के व्यवहार में बदलाव के आधार पर कुछ घंटों पूर्व इसका अनुमान लगाने का दावा किया है। भूकंपों का विश्व वितरण, पृथ्वी की सतह पर भूकंपों के वितरण में ज्वालामुखी पर्वतों के विश्व वितरण में काफी समानता पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही आकस्मिक घटनाएं हैं। इन दोनों का संबंध भूगर्भ में होने वाली हलचलों से है। भूपृष्ठ पर भूकंपों का वितरण पेटियों के रूप में पाया जाता है। भूकंप की प्रमुख पेटियां निम्न प्रकार हैं: परिप्रशांत पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और अन्य क्षेत्र। नंबर 1, परिप्रशांत पेटी। इस पेटी का विस्तार प्रशांत महासागर के किनारों के निकट चारों ओर है। ये पेटी एवं ज्वालामुखी की आग की अंगूठी दोनों ही समक्षेत्रीय हैं। विश्व के 2/3 से अधिक भूकंप इसी पेटी में आते हैं। ये एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया के द्वीपों में चापाकार श्रृंखला, क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस व हिंद एशिया के द्वीप, मलेशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक फैली है। जापान में प्रतिदिन 4 से 5 भूकंप के धक्के महसूस किए जाते हैं। ये आपके परिप्रशांत पेटी है। ये पूरी की पूरी बेल्ट इसको दिखाया गया है यहाँ पर। दूसरा आता है मध्य अटलांटिक पेटी। अटलांटिक महासागर के पश्चिम द्वीप समूह से लेकर भूमध्य सागर के मध्य तटीय भाग इस पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। अपेक्षाकृत कम विस्तार होते हुए आबाद भागों में फैले होने से इसका विशेष महत्व है। मध्य अटलांटिक श्रेणी के द्वीपों का तक इसका विस्तार है। इस पेटी की ही एक शाखा नील घाटी से होकर अफ्रीका के पूर्वी भागों में महान दरारी घाटों के रूप में फैली हुई है। तो ये आपके मध्य अटलांटिक पेटी है और ये आपके इस क्षेत्र में भी ये पहुंच गई है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये भूमध्य सागरीय पेटी का ही पूर्व विस्तारी। इसमें आल्प्स, काकेस, एल्बुर्ज, हिंदकुश, ऊंचे उठे पठारी भाग, हिमालय, दक्षिण पूर्व एशिया के कमजोर भाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर कभी कभी विशेष नुकसान वाले भूकंप आते हैं। ये वाला क्षेत्र आपका इस बेल्ट में आता है। अन्य बिखरे क्षेत्र, इसके अतिरिक्त विश्व के कुछ अन्य बिखरे क्षेत्रों में अचानक भूकंप आते रहते हैं। भारत की भूकंप पेटियाँ। अब इसके अलावा यदि हम इंडिया को देखें तो इसको आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं,
ये अधिक भूकंप वाला क्षेत्र, इससे कम वाला मैदानी क्षेत्र, और ये पठारी क्षेत्र यहाँ पर न्यून भूकंप वाले क्षेत्र को दर्शाया गया है। भारत की भूकंप पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी का ही हिस्सा है। भूकंपों के प्रभाव के अनुसार देश को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वतीय पेटी, ये विनाशकारी भूकंपों की पेटी है। इसका विस्तार संपूर्ण काराकोरम में हिमालय के सारे कश्मीर से बर्मा तक की सीमा तक पाया जाता है। नंबर 2, मैदानी पेटी, ये हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीप भारत के उत्तर में संपूर्ण सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में फैली है। ये भाग भूवैज्ञानिक दृष्टि से ढीले हुए असंगठित अवसादों से बना है, अतः यहाँ भी भूकंप आते रहते हैं। घना आबाद क्षेत्र होने के कारण ऐसे भूकंपों से नुकसान भी अधिक होता है। प्रायद्वीपीय पेटी, संपूर्ण दक्षिण का पठार इसमें सम्मिलित है। इस स्थिर एवं दृढ़ भूखंड होने के कारण यहाँ भूकंपों का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। कोयना, लातूर तथा भुज के भूकंपों ने इससे भूकंप मुक्त क्षेत्र होने का भ्रम को खत्म कर दिया है, क्योंकि पहले सोचा जाता कि इस क्षेत्र में भूकंप नहीं आएंगे, लेकिन ये कोयना, लातूर और भुज के भूकंप आने के बाद में ये संकल्पना भी हमारी गलत साबित हो गई है। अत्यधिक विनाशकारी भूकंप, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उच्च तीव्रता के भूकंप आने पर जनधन की अपार हानि होती है। 20वीं 21वीं शताब्दी में आए भूकंपों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार दे रखे हैं। जैसे 1960 में मैसीना, इटली में तीव्रता 7.4 और जनहानि 2 लाख लोग। 1920 में कांसो, चीन 8.5, 1,80,000। 1923 टोक्यो, जापान 8.3, 1,63,000। 1927 नानशान, चीन 8 की तीव्रता 1,80,000। 1935 क्वेटा, पाकिस्तान 7.5, 60,000। 1970 चिम्बेटे, पेरू 7.8, 67,000। 1976 तांगसान, चीन 7.8, 7,50,000। 1990 ईरान, उत्तरी ईरान 7.3, 50,000। 2001 भुज, भारत 7.9, 1 लाख लोग प्रभावित हुए, यह जनहानि हुई। और 2004 सुमात्रा, इंडोनेशिया 8.3, 3 लाख। और 2011 खुद जापान में, इसमें 25,000। भारत में आए भूकंपों के यदि हम देखें तो देश में वर्ष 1819 से आए भूकंपों के बड़े झटकों की स्थिति एवं केंद्र और तीव्रता निम्न प्रकार है। 1819 में 16 जून को कच्छ, गुजरात 2000 तीव्रता 8। 1869 10 जनवरी कक्षार, ओसा, असम 1000 7.5। 1835 30 मई सोपोर, जम्मू कश्मीर 3007। 1897 12 जून शिलांग 16,000 8.7। 1905 4 अप्रैल कांगड़ा, हिमाचल 20,000 8। 1918 8 जुलाई श्रीमंगलम, आसोप 1000 7.6। 1930 2 जून ध्रुवी, असम 3 7.1। 1934 15 जनवरी मिथिलांचल, बिहार 10,000 8.3। 1941 26 जून अंडमान निकोबार, इसमें 8.1। 1943 असम 1000 7.2। 1950 1956 67। तो इस प्रकार से 1991 उत्तरकाशी 1000 और 6.6। 1993 लातूर, महाराष्ट्र 30,000 6.3। 1997 जबलपुर, मध्य प्रदेश 50 6। 1999 चमोली, उत्तराखंड 200 6.8। और 2001 26 जनवरी भुज, गुजरात 1 लाख लोग प्रभावित हुए और 7.2 की इसकी तीव्रता थी। अब भूकंपों के प्रभाव कि कौन कौन से प्रभाव भूकंपों के द्वारा पड़ते हैं। भूकंप सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जिसके आगे आज भी मानव और विज्ञान पूरी तरह असहाय है। जहाँ ज्वालामुखी का प्रभाव सिर्फ स्थानीय विशेष के आसपास रहता है, वहीं भूकंप की तरंगों का घातक प्रभाव कुछ 100 वर्ग किलोमीटर से लेकर लाखों वर्ग किलोमीटर तक अंकित किया जाता है। इससे होने वाले घातक प्रभाव निम्न प्रकार हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों का नाश, मानव निर्मित जो भी संस्कृति है, मकान, रोड, भूकंप आते ही मकान गिर जाते हैं, सड़क व रेल मार्ग टूट जाते हैं तथा बांध फूट जाते हैं, नगर व गांव पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। भुज में 2001 में आए भूकंप से भुज, अंजार व भचाऊ पूर्णतः ध्वस्त हो गए थे। जनहानि, अधिक तीव्रता वाले भूकंप यदि सघन आबाद क्षेत्रों में आए तो व्यापक जनहानि होती है। मलबे के नीचे दबने, अग्निकांड होने, बाढ़ आने, लाखों लोग शीघ्र कालकर्मित हो जाते हैं। इससे अनेक जीव जंतु भी मर जाते हैं। महासागरीय तटीय भागों में भूकंप आने से उठने वाली सुनामी लहरें हजारों किलोमीटर तक विनाशलीलाएं करती हैं। नंबर 3 नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, भूकंप के प्रभाव से जब नदी तल ऊपर उठने लगता है या मार्ग में भूस्खलन या अन्य बाधाओं के कारण पानी का बहाव अस्थायी तौर पर रुक जाता है, तब या तो नदी मार्ग बदल देती है अथवा अस्थायी झील बन जाती है। दोनों ही दशाओं में निचले क्षेत्रों एवं नवीन क्षेत्रों में
भयंकर बाढ़ आती है। नंबर 3, 4, भूतल पर दरार, धसाव, उभार। विनाशकारी भूकंप धरती पर दरारें पड़ जाती, इन दरारों में गांव, भवन, सड़कें आदि समा जाता है। धरातल पर ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन से संपूर्ण प्रदेश में संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुनामी, महासागरीय तटीय तथा तटीय भागों में भूकंप आने पर समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। ये जापानी शब्द है जो सु TSY और नामी NAMI से मिलकर बना है। इसका अर्थ समुद्र में उठने वाली लहरें। सुनामी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक भूकंप है। इसके लिए जमीन धंसने, भंस पड़ने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने, उल्कापात होने से सुनामी लहरें उठती हैं। सामान्यतः सुनामी की ऊंचाई 1 से लेकर 1.5 मीटर होती है, किंतु असामान्य परिस्थिति में ये 35 से 40 मीटर तक हो सकती है। उदाहरण 1883 में जावा सुमात्रा के निकट क्राकाटाओ ज्वालामुखी उद्गार के समय 37 मीटर ऊंची सुनामी उठी थी। सुनामी से जनधन की अपार हानि होती है तथा प्रलयकारी दृश्य उपस्थित हो जाता है। इंडोनेशिया में 2004 में आए समुद्री भूकंप से उत्पन्न सुनामी से मरने वालों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। इसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर स्थित अफ्रीका के पूर्वी तट पर पड़ा। इस सुनामी से थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आदि देशों में व्यापक हानि हुई। इस प्रकार 11 मार्च 2011 को जापान के होंशु द्वीप में निकट आए 8.9 की तीव्रता वाले भूकंप की वजह से प्रशांत महासागर में 10 मीटर से अधिक ऊंची सुनामी लहरें उठी, जिससे हजारों लोग मारे गए। फुकुशिमा नगर पूरी तरह ध्वस्त हो गया तथा वहाँ की स्थिति परमाणु संयंत्र से रेडियोधर्मिता का घातक रिसाव होने लगा। भूकंप की तरह सुनामी के बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है। स्थलमंडलीय प्लेटों की स्थिति के आधार पर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ जहाँ दो प्लेटें मिलती हैं उनके ऊपर या निकट स्थिति समुद्र में सुनामी का खतरा अधिक रहता है। जैसे सुमात्रा, इंडोनेशिया के निकट ऑस्ट्रेलियाई परत तथा फिलीपींस परत जुड़ती हैं, में वहाँ सुनामी का कहर एकाएक बार देख लिया है। सुनामीटर एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा समुद्र में उत्पन्न कंपन की सहायता से सुनामी का पता लगाया जाता है। इसके साथ संलग्न डार्ट एक खास तकनीकी है जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगने के बाद उचित जगहों पर तुरंत सूचना भेजी जाती है। भूकंप के लाभकारी प्रभाव। भूकंप से प्रत्यक्ष रूप से कभी कभी कुछ लाभ भी हो सकते हैं। इससे दरारें, भ्रंश से भूमिगत जल की स्रोत सतह पर आ जाते हैं। भूगर्भ के नीचे छिपे खनिजों का निकालना आसान हो सकता है। तटीय भाग का सागर गहरा होने पर वहाँ प्राकृतिक बंदरगाह बन सकते हैं। कई बार बंजर प्रदेश भूमि में भी धंस जाते हैं और वहाँ उपजाऊ मिट्टी निकल आती है। तो ये इससे कुछ लाभकारी प्रभाव थे, लेकिन विनाशकारी इससे ज़्यादा हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप आने के क्या कारण हैं और भूकंप का विश्व वितरण, भूकंप का प्रभाव लाभकारी और विनाशकारी। जब भी हमारे क्वेश्चन आता है भूकंप किसे कहते हैं, तो हम इसका मतलब है हमारा पूरा टॉपिक आ रहा है, क्योंकि कॉलेज और स्कूल एजुकेशन में इतना ही अंतर है। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो आंसर की जो कैपेसिटी है, आंसर हमारे कम से कम 10 पेज का होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें पूरी डिटेल देखना आवश्यक है। इससे पहले आप 30-30 क्वेश्चन करते आए, लेकिन अब यहाँ पर आपको 3 या 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पर जो आपकी उत्तर की जो सीमा है, शब्द सीमा है, वो आपके 10 पेज या 5-6 पन्ने हो जाती है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको हम इतने प्रश्नों में उत्तर देना आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भूकंप के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।